निश्चित रूप से, और कांग्रेस के लिए ये एक सुनहरी जीत है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ से ऐसा नहीं है कि अब नरेंद्र मोदी इग्नोर हो गए, कि बीजेपी की राजनीति खत्म हो गई, कि वो कमज़ोर हो गई, ये नहीं है। या हम उनकी खिल्ली उड़ाने लगे, या उनको हम कमतर आंकने लगे, ये सिचुएशन नहीं है। सिचुएशन ये है कि अगर कर्नाटक कांग्रेस हार जाती तो क्या होता। अगर कर्नाटक हार जाती कांग्रेस, तो अब बहुत अगले आने वाले चुनाव ही नहीं, बहुत लंबे समय तक खड़े होने में, चुनौती पेश करने में मुश्किल होती। वो स्थिति खत्म हो गई। यहाँ से आगे बढ़ने का स्कोप खुला है, और बहुत शानदार तरीके से खुला है। आइडियोलॉजिकल जीती है कांग्रेस, और जनता के बीच जा करके कनेक्ट होकर के जीती है, मुद्दा सेट करके जीती है। और अब तक जिन जगहों पर कांग्रेस को कमज़ोर माना जाता था या चुनाव लड़ते हुए वो नहीं दिखती थी, इस बार दिखी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी गलतियां पर गलतियां करने के लिए मजबूर हुई, और उन गलतियों को कांग्रेस लपकने के लिए तैयार दिखी। ये सारी चीजें एक साथ कर्नाटक में दिखी है। यानी राजनीति में सफलता पाने के लिए जो एफर्ट्स की जरूरत होती है, जो इकोसिस्टम बनाने की जरूरत होती है, वो इकोसिस्टम दिखा है। आपने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि वो मुद्दे जिनको राहुल गांधी ने रोक दिया था और स्थानीय मुद्दों से जुड़े रहने की जरूरत के मद्देनजर रोका था, अब वो क्या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मुद्दा बनेगी? तो इसको ऐसे बोलते हैं राजीव जी कि राहुल गांधी ने ये मुद्दा अब भी रोका, बस है कि हम कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं, किन के बीच हैं, कौन से श्रोता हैं, कौन से लोग हैं, उनके हिसाब से बोलने की भाषा हमारी जो होती है वो केवल बदलती है, जो उनको समझ में आए। क्योंकि करप्शन पूरे देश का मुद्दा है, करप्शन सिर्फ कर्नाटक का मुद्दा नहीं है। कर्नाटक में करप्शन का मुद्दा चढ़ करके बोल रहा है, कांग्रेस को जीत दिला रहा है। तो ये करप्शन की उजागर हो रहा है, और ये करप्शन पे सीएम आंदोलन में भी दिख रहा है, या 30-40% कमीशन के रूप में जनता की जुबान में भी दिख रहा है। तो जो जनता की जुबान में करप्शन है, उस करप्शन को आवाज दी गई है। नेशनल पर्सपेक्टिव में बात आएगी तो वही करप्शन की आवाज और स्टेट्स में घूमते हुए, जो बाकी स्टेट्स हैं, वहां से भी मैसेज निकालने की जरूरत है। और उस मैसेज में बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है राजीव जी कांग्रेस के पास। ऐसा नहीं कि रास्ते बहुत निष्कंटक हैं। राजस्थान आपको सबसे पहले सामने आएगा। वहां सचिन पायलट भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर के सड़क पर है, और सड़क पर ऐसे ही नहीं है, उसी शैली में है जिस शैली में राहुल गांधी सड़क पर थे। राहुल गांधी ने भी तिरंगा पकड़ा था, पार्टी का नहीं देश का तिरंगा। सचिन पायलट ने भी तिरंगा पकड़ा है, पार्टी का नहीं देश का तिरंगा। जो शैली राहुल गांधी की थी जनता से कनेक्ट करने की, वो शैली सचिन पायलट की है कनेक्ट करने की। उनका वो आज कर्नाटक के रिएक्शन पर सचिन पायलट का जो जवाब है उसको समझिए। वो कह रहे हैं कि मोदी और केंद्र सरकार को ये समझना चाहिए कि जब जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो उसको वो सुने, और ये केंद्र सरकार भी इससे सबक ले। यानी जो नेशनल करप्शन के मुद्दे पर आवाज राहुल गांधी से उठनी चाहिए, और आपका जो सवाल था उस सवाल को सचिन पायलट बोल रहे हैं, लेकिन उनका वो रिलेट कर रहे हैं डायरेक्ट गहलोत की सरकार से भी। ये बात भी समझने की जरूरत है। ये चुनौती है कांग्रेस के पास कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सचिन पायलट मैदान में है, जिसको पार्टी उस इग्नोर नहीं कर सकती, इंडोर्स करना पड़ेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा कि वसुंधरा राजे के खिलाफ भ्रष्टाचार का नारा लगा करके पार्टी सत्ता में आई थी, तो उस पर खामोशी क्यों रही? भले माफी भी मांगनी पड़ सकती है, जनता माफ करती है अगर दिल से माफी मांगी जाती है, क्योंकि जनता के बीच सचिन पायलट हैं।
सचिन पायलट जनता के बीच डोर टू डोर जा रहे हैं, इस बात को समझिए। मैं किसी के पति के खिलाफ न तो सचिन पायलट का आदमी हूं, न अशोक गहलोत का आदमी हूं, लेकिन मैं रिलेट कर रहा हूं कर्नाटक के नतीजों से कि वो चैलेंज है कांग्रेस के पास में। इसको टैकल करना पड़ेगा अगर राजस्थान जीतना है। मध्य प्रदेश भी आपको जीतना है, आपसे सरकार छीन ली गई। आपके अपने लोग जो आपके साथ में बगल में बैठा करते थे, आपके चैम्बर शेयर किया करते थे, उन्होंने आपके साथ दगाबाजी की, आप समझ नहीं पाए। वैसे प्रदेश में आपके पास चैलेंज है। तो कर्नाटक से जो शक्ति मिली है, जनता की शक्ति, उस शक्ति का सदुपयोग अगर हुआ तभी 2024 का रास्ता खुलता है और ये आने वाले समय में तय होंगे। ये बात, ये उम्मीद जगी है, ये उम्मीद खत्म नहीं होती है, जगती है। लेकिन ये उम्मीद और बड़ी उम्मीद होगी जब लगातार कांग्रेस इस रास्ते पर छत्तीसगढ़ जीत जाए, मध्य प्रदेश जीत जाए, राजस्थान जीत जाए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पहले भी मैंने जिक्र किया था, संभवतः थोड़ा बेहतर तरीके से करना चाहता हूं, वो ये कि आज 100-200 से ज्यादा विधानसभा वाली जो सीटें हैं, विधानसभा वाली 7 प्रमुख राज्य हैं। उन 7 प्रमुख राज्य में 289 लोकसभा की सीटें हैं, 289, यानी मोर देन हाफ ऑफ द कंट्री स्ट्रेंथ वाइज आप समझिए, इलेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू से। इन जगहों पर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मजबूत होकर के आज खड़ी हो गई है। कैसे? कांग्रेस के पास में कर्नाटक है और कर्नाटक के साथ राजस्थान है, दोनों 200 से ज्यादा विधानसभा वाली सीटें। इसके अलावा कांग्रेस 2 राज्यों में, तमिलनाडु में और बिहार में गठबंधन की सरकार में और भी है, मैं 200 से ज्यादा की बात कर रहा हूं। बीजेपी कहां है? बीजेपी के पास 2 स्टेट है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, 200 से ज्यादा विधानसभा वाली सीट है। और तीसरे जहां वो गठबंधन में है, वो गलत तरीके से सत्ता में आई है, वो है आपका महाराष्ट्र, जहां, लेकिन फिर भी कर्नाटक कांग्रेस के पास में 3 ऐसे राज्य जिसमें वो साझेदार है, 2 अपने पास, और उस यहां पर वो बीजेपी से लीड लेती हुई खड़ी है। तो लीड लेती हुई खड़ी है आधे से ज्यादा लोकसभा सीट, 289 लोकसभा सीट वाले क्षेत्र में, तो ये कांग्रेस बराबरी ही नहीं, उसके ऊपर चढ़ करके खड़ी है। तो ये मॉरल पॉइंट है, यहां से उसको आगे बढ़ना है। अब जो लड़ाई लड़ी जाएगी, कांग्रेस ने ये लगभग तय कर रखा है कि इस लड़ाई में नरेंद्र मोदी को सरकार को हराना है और इसके लिए कुछ सेक्रीफाइस भी करने का मूड कांग्रेस बना चुकी है। यही कारण है कि नीतीश कुमार ये पूरा जो जोड़ने का काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो जब इन तत्वों को, इन क्षेत्रीय दलों को अगर यूनिफाइड कर दिया जाएगा, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट या इवन बीजू पटनायक का भी, नवीन पटनायक का भी स्टेटमेंट जो है वो भी फेवरेबल ही है, अगेंस्ट में नहीं है। ये सारी चीजें मिल करके एक उम्मीद पैदा कर रही है कि कांग्रेस 2024 की लड़ाई में उसके हाथ में है कि वो इस लड़ाई को जीत सकती है। बहुत सारी